नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश की बड़ी खबरों के बारे में दिन भर हमने आपको जानकारी दी, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है इसको जान लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें धुआं हो चुकी हैं। ट्रंप की गीदड़ भभकी से तंग आकर ईरान ने बातचीत की टेबल को लात मार दी है और मिसाइलें रीलोड करनी शुरू कर दी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2 मिसाइलों ने समंदर को दहला दिया। निशाना सीधे सीधे अमेरिकी युद्धपोत था। 2 दिन पहले ईरान ने वार्निंग दी थी कि अमेरिका अपने नेवल ब्लॉकेड को हटा ले, नहीं तो तांडव होगा होर्मुज स्ट्रेट में। और जैसे ही यह मिसाइल हमला अमेरिकी युद्धपोत पर हुआ, व्हाइट हाउस की नींद उड़ गई। मैसेज क्लियर है, अगर एक भी जहाज अमेरिकी इजाजत से समंदर पार करता है तो उसे समंदर में दफन कर दिया जाएगा। कतर में अमेरिकी बेस पर हमला किया गया और ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप की सनकपन भी 7वें आसमान पर है। अमेरिका ने कसम खाई है कि वो होर्मुज को खुद कंट्रोल करेगा, वो होर्मुज को ईरान के हवाले नहीं करेगा। दूसरी तरफ ईरान इंतकाम की आग में जल रहा है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन पाने के लिए पूरा का पूरा समंदर है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह अभियान अमेरिका की फिर से सबसे बड़ी भूल साबित होगा? क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों पर ट्रंप का नाम लिख दिया है। ईरान के इंतकाम की इस जंग में ट्रंप को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो क्या जंग के दूसरे पार्ट की शुरुआत हो चुकी है और सीजफायर दफन कर दिया गया है? आखिर ईरान के हमले के मायने क्या हैं? क्या लड़ाई फिर से छिड़ने वाली है? आज इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी चर्चा इंटरनेशनल गेस्ट पैनल के साथ। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर से सुलग रहा है। मिसाइल की गंध अमेरिका को परेशान कर रही है। ईरान ने वो कर दिखाया है जिसकी वार्निंग उसने कुछ दिनों पहले ही दे दी थी। समंदर की लहरों पर ईरान की 2 मिसाइलें गरजती हुई आई और दावा किया गया कि अमेरिकी युद्धपोत को सीधा निशाना बनाया गया, जिससे अमेरिकी युद्धपोत यानी कि 2 जहाज इसी होर्मुज में दफन हो गए। अब दुनिया इस बात से डरी हुई है कि हमला फिर से इस लड़ाई के सेकेंड फेज की शुरुआत न कर दे। डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को ईरान ने सीधी चुनौती दे दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि यहां अमेरिकी इजाजत नहीं चलेगी, यहां ईरान से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर अमेरिकी इजाजत से एक भी जहाज यहां से निकला तो उसे समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने किस तरीके से ट्रंप के घमंड को चकनाचूर किया है, समंदर में दफन किया है। होर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर यह हमला हुआ है। ईरान ने दावा किया होर्मुज में विदेशी सैन्य मौजूदगी स्वीकार नहीं करेंगे। और ईरान के दावे के 1 घंटे के बाद अमेरिका ने अटैक से इनकार कर दिया। सेंटकॉम इस खबर को ईरान का प्रोपेगेंडा बता रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि समंदर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को फुल रिलोड कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ईरान का दावा युद्ध की आग में घी डाल सकता है। तनाव इस कदर है कि ईरान ने अब होर्मुज में मच्छर बेड़ा यानी कि अपनी तेज रफ्तार नावों को तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को होर्मुज में आने से रोका जा सके। यह कोई पहली बार नहीं है कि ईरान ने ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया। इससे पहले ईरान ने कतर में से दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी बेसों में से एक अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाया था। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अल उदीद एयरबेस की तस्वीर है और एक कतर के बेस की तस्वीर है, जिसे अमेरिका बहुत सुरक्षित मानता था अपने लिए। लेकिन उसकी हालत देख लीजिए कि यहां स्थिति क्या हो गई है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान ने मिसाइलों का ऐसा हमला किया कि अमेरिकी बेस दहल गया। अमेरिकी बेस में अटैक से आग का बड़ा गुबार, धुएं का बड़ा गुबार नजर आने लगा। अब सवाल यह उठता है कि जब पाकिस्तान जैसे देशों के जरिए बातचीत चल रही थी
तो सीजफायर टूटा क्यों? अव्वल तो ईरान को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, तो एक तो देश ही गलत है जिसको मीडिएशन के लिए चुना गया। दूसरा यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिना वजह के नेवल ब्लॉकेड लगाकर अमेरिका की तरफ से ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है। इसने ईरान के गुस्से को भड़का दिया है। ईरान ने 2 दिन पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, और जब ये नेवल ब्लॉकेड नहीं हटा तो ईरान ने हमले शुरू किए। पहले कतर को निशाना बनाया और अब होर्मुज में 2 अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएगा। ट्रंप कहते हैं कि जब तक ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानेगा, नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान का जवाब है मिसाइलें रिलोड करो। ये ऐसे नहीं मानेंगे। ये मिसाइल की भाषा समझते हैं, ये बातचीत की भाषा नहीं समझते। तो क्या युद्ध विराम खत्म हो गया? ये मान लें। गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नाकेबंदी से होर्मुज बंद है। ईरान कह रहा है कि यह सीजफायर वॉयलेशन है। शांति वार्ता के बीच में ईरान ने भी सैन्य घेरेबंदी कर दी है। बातचीत के दौर के बीच में बार बार ट्रंप धमकी दे रहे हैं। अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर अभी भी अड़ियल रुख बरकरार है। लेकिन अब जरा डोनाल्ड ट्रंप का सनकपन देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अब इमेज मेकओवर करने में लगे हुए हैं, और इसके लिए उनकी पीआर टीम ने बताया होगा कि आप ऐसा काम कर दीजिए जिससे आपकी इमेज जो रसातल में पहुंच गई है, जो नोज डाइव कर रही है, नर्क में जा चुकी है, उससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को हीरो बनाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई। अब मुहिम क्या है, ये ड्रामेबाजी क्या है, जरा सुनिएगा मेरे से, मैं आपको बताता हूं कहानी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन शुरू किया, इसका नाम दिया प्रोजेक्ट फ्रीडम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं दुनिया की मदद करने के लिए, इंसानियत की मदद करने के लिए, मानवता की मदद करने के लिए होर्मुज में फंसे हर जहाज को बाहर निकालूंगा, चाहे इसके लिए ईरान से लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े। उन्होंने सोशल मीडिया पर होर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक रख दिया है। तो मैं डोनाल्ड ट्रंप से यह पूछना चाहता हूं, 28 फरवरी के पहले तो यह इलाका बंद नहीं था, तो आप कौन सी इंसानियत और मानवता की बात कर रहे हैं? बंद करवाया आपने, जंग छेड़ी आपने, दुनिया परेशान आपसे। इंसानियत और मानवता की मदद तो तब है जब आप राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ दें और अमेरिका को किसी ऐसे सक्षम राष्ट्रपति के हवाले करें जो अमेरिका को वापस उसकी गरिमा और गौरवपूर्ण इतिहास को दोबारा दिलवा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से परेशान होकर ईरान की संसदीय समिति के अध्यक्ष इब्राहिम अजीजी ने चेतावनी दे दी। इब्राहिम अजीजी ने कहा कि बिना ईरान के परमिशन के इस इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। अमेरिका के पास जितनी ताकत है लगा ले, अमेरिका की उसकी औकात बताएंगे। ईरान ने अपनी तटों पर हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी, जो अमेरिकी नौसेना के लिए ठीक नहीं है। उधर अमेरिका भी हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ तैयार है। अब ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम का राग छिड़ा गया, जिसको मैंने आपको इमेज मेकओवर का एक प्रोपेगेंडा बताया, इस प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी थोड़ा समझ लीजिए। यूएस ने होर्मुज में नया ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया। यूएस ने कहा कि बहुत दिनों से कई जहाज फंसे हुए, उनको निकालेंगे। अभियान का मकसद है कि फंसे हुए जहाजों को रास्ता देना। ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल, इसके अलावा 100 से ज्यादा फाइटर जेट, ड्रोन और करीब 15,000 यूएस सैनिक लगाए गए हैं। लेकिन इतनी संख्या में सैनिकों के होने के बावजूद अमेरिका होर्मुज में खुद ही सुरक्षित नहीं है, और ईरान इसे दूसरी तरीके से देख रहा है। ईरान इसे सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि अपने खिलाफ हुए हर जुल्म का इंतकाम मान रहा है जो हमले वो कर रहा है। इधर ट्रंप की जिद और ईरान के हुंकार ने पूरी दुनिया को संकट में डाला हुआ है। होर्मुज की लहरें अब खून से लाल होने के करीब हैं। तो क्या कूटनीति के लिए कोई जगह बची है? और क्या सीजफायर का दौर खत्म हो गया है और अब मिसाइलों की भाषा बोली जाएगी? अब बाहुबल दिखाया जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। रवि करकरा, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएसए से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका।
और सैयद अली अदनान रिजवी, ईरान मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। तो क्या डेवलपमेंट है होर्मुज को लेकर? जिस तरह से ईरान ने हमले शुरू किए हैं, चाहे वो अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाना हो, चाहे वो कुवैत में यूएस बेस को निशाना बनाना हो, क्या यह मान लिया जाए कि सीजफायर खत्म हो गई है संजय कुलकर्णी सर, और अब मिसाइलों की भाषा ही बोली जाएगी, अब आस्तीन चढ़ाकर ही बात की जाएगी? विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम को भी सवाल यह है कि 14 पॉइंट प्लान जो ईरान ने दिया है यूएसए को, उसके ऊपर देखने के लिए कि क्या यूएसए का रिएक्शन है, उससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह की आवाजें उठती रहेंगी। और ईरान का मानना था कि जिस प्रकार से अमेरिका ने घेराबंदी की, उसी दिन से ही सीज फायर जो है उसका उल्लंघन हुआ। बिकॉज सीज फायर का मकसद था कि स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखना। स्टेट ऑफ होर्मुज खुला रखने की पूरी छूट ईरान ने दी थी, लेकिन जैसे ही घेराबंदी के आदेश अमेरिका ने दिए, उन्होंने उसके ऊपर कहा कि अब स्टेट ऑफ होर्मुज खुला नहीं है, हम उसके ऊपर अपने तरीके से ही कार्रवाई कराएंगे। तो ये देखने के बाद जरूर इतने मैं कहूँगा हफ्तों तक काफी हद तक शांति रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के अब जिस तरीके से बातें उठ रही हैं कि एक डिस्ट्रॉयर को रॉकेट फायर किया गया है, मान सकते हैं, पर डिस्ट्रॉयर मुझे नहीं लगता हुआ नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो साफ नजर आती। डिस्ट्रॉयर बहुत बड़ा शिप होता है और उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। और ये जो उनके पास होंगे, या तो कोस्ट गार्ड या अपनी फास्ट बोट्स हैं, या फिर कोस्ट से किसी तरीके से रॉकेट फायर करके, पर एकदम बहुत मुश्किल है। लेकिन मकसद ये है कि उन्होंने इस तरह का हरकत की और डिस्ट्रॉयर के ऊपर, उसको डिस्ट्रॉयर को कहने के बाद जो उसके ऊपर हमला किया, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है अमेरिका को प्रेशर में डाल रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो खुला नहीं है। अगर आपने जिस प्रकार से पूरे विश्व को एक तरीके से बताया, जैसे आपने कहा फ्रीडम के लिए कि हम स्टेट ऑफ होर्मुज में से जो भी आ सकता है जा सकता है, लेकिन कोई भी चंदा नहीं देगा ईरान को, ये यूएसए का मानना है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ट्रूथ सोशल पर ट्रंप लिख रहे हैं, उससे साफ यह जाहिर होता है कि, और ईरान भी जिस तरीके से वहां से बातें उठ करके आ रही, ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज को सीज फायर की सख्त जरूरत है। दोनों पार्टीज चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, लेकिन अपना अपना तरीका है। जैसे ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं, ये आप हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाइएगा, या यकीन कीजिए कि हमारे ऊपर युद्ध नहीं होगा। और जिस प्रकार से आपने स्टेट ऑफ होर्मुज को घेराबंदी की है, उसको उठाएगा, क्योंकि उसकी आर्थिक परेशानी ईरान को हो रही है। और इसके बाद जो न्यूक्लियर की बात है, वो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अमेरिका का मानना है कि नहीं, न्यूक्लियर तो रेड लाइन है, वो पहले बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि यूएसए मानने को तैयार है और बातचीत होगी। ये प्रेशर टैक्टिक्स है, चाहे वो कतर पे हो, कुवैत पे हो, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है। पर लेकिन हमें इसको ज्यादा इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टीज ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं। अमेरिका भी चाहता है कि यहाँ से बाहर निकल आ जाए, और ईरान भी चाहता है कि जो आर्थिक परेशानियां ईरान को हो रही हैं, क्योंकि तेल जो है वो लगातार बाहर निकल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी जो कैपेसिटी है आइलैंड्स के ऊपर रखने की 50 कंटेनर्स हैं, तकरीबन 30 मिलियन बैरल तेल रखा जा सकता है। कुछ एक तेल उनके लेकिन वो तो सर, में अभी भी वो तो ऑल्टरनेट कॉरिडोर की बात कर रहा है। वाखान कॉरिडोर के जरिए चाइना तेल मंगाने की बात कर रहा है। उसके अलावा उसने और BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के साथ साथ उसने कई और कॉरिडोर्स बना रखे हैं, रेल कॉरिडोर्स बना रखे हैं रशिया के साथ। तो वो कह रहा है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अगर आप ब्लॉकेट लगाकर बैठे रहिए, लेकिन हम इस ब्लॉकेट को अपने एरिया में इंटरवेंशन मानेंगे और हम आप पर अटैक करेंगे, जिसकी शुरुआत हो गई है। देखिएगा विवेक, इसमें कोई शक नहीं कि ऑल्टरनेटिव्स हैं। 6 रूट्स तो पाकिस्तान ने दिए हैं कि आप यहां से इस्तेमाल कीजिएगा। एक अपना लॉजिस्टिक ट्रेन जो है, फ्रेट ट्रेन जो चलती है, वो शांघाई से लेकर के तेहरान तक आती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने का, और जैसे बार बार हम कहते हैं कि ग्वादार से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके द्वारा जो इस्तेमाल करना चाहता है चीन को, लेकिन कितना भी कर ले, जो भी कंटेनर्स और टैंकर्स के द्वारा चीजें जाती हैं, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। अब अपने यहाँ पे जब 2 ही टैंकर आते हैं, हम देखते हैं कि भारत के अंदर ही कितना आसानी हो जाती है।
तो टैंकर्स का जो कैपेसिटी है वो मिलियंस ऑफ बैरल है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जरूर तो मतलब उसको आप मैच नहीं करा सकते हैं जी हाँ, उस पर आप हाँ उसको ये नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ईरान को भी लगता है कि अब युद्ध जो है ज्यादा खिंच गया है, अब परेशानी हो रही है वहां पे लोगों को, और इस परेशानी मुझे से तो इस हटने पूरे के केस लिए। में मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सर। मुझे इस पूरे केस में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से। डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम से होर्मुज खुलवाना चाहते हैं। अरे भाई बंद किसने करवाया? और अब आप एक मुसीबत जो आपने पैदा की, अब उस मुसीबत को काउंटर करने के लिए अब आप एक नया ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, और उस ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए आपने पूरा मिडिल ईस्ट बंद कर रखा है, जिससे कि सिर्फ ईरान नहीं बाकी देशों को भी नुकसान हो रहा है। तो मुझे ये सोल्यूशन नहीं लगता, मुझे 10 प्रॉब्लम में एक और प्रॉब्लम का एड ऑन लगता है जिसमें अमेरिका ये करना चाह रहा है। मैं रवि जी से इसका आंसर चाहूंगा। रवि जी। कोई आंसर होता, मैं अपना अपना खुद की आज की विडंबना बता दूं। मैंने सुबह ही अपने टिकट कराए थे बिजनेस ट्रिप के लिए मिडिल ईस्ट के लिए, और मुझे दुबई जाना था और अबू धाबी जाना था। तो अब मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी आपने देखा है ना कि जो अटैक्स हुए हैं, विवेक, जो अभी 15 मिनट पहले जो 4 मिसाइल्स आई हैं, एक पानी में गिरी है और 3 को उन्हें न्यूट्रल कर दिया है। तो आई थिंक जो जो दो चीजें जो निकल के आ रही हैं, एंड आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन, जो दो चीजें निकल के आ रही हैं कि अब ये सर बताएंगे कि ईरान में या तो फ्रैक्शंस इतने हो गए हैं कि मिडिल ऑफ द पीस प्रोसेस वो चाहते नहीं कि पीस आए, तो ये पता नहीं कि कहाँ से क्या अटैक हो रहा है। तो दूसरा है, और दूसरा एक बहुत ज्यादा नाराजगी है यूएई से, ओपेक से निकालना, यूएई का जो प्रॉक्सिमिटी है इसराइल के साथ, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, तो उसमें काफी अंदर ही मल्टीपल एक वो चल रहा है, एक तरीके का कोल्ड वॉर। एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, देखिए ट्रम्प का हम लोगों ने काफी बार आपके प्रोग्राम में बात की है कि ट्रम्प का एक ही पर्पस है, और वो सिर्फ एक ही इंसान को सर्व करता है। वो अमेरिकन लोगों को नहीं सर्व करता, और रिपब्लिकन पार्टी को भी नहीं सर्व करता, वो सिर्फ अपने आप को सर्व करता है। तो ट्रम्प को बहुत बुरी तरह से वो कहते हैं ना कि जब आप एक दलदल में घुस जाते हैं, कि आपने दलदल में खुद ही घुसे हो जैसे आपने बोला, और आप फ्रीडम भी करवा रहे हो, उसी दलदल में फंसते जा रहे हो बुरी तरीके से। और उसमें ये हुआ है कि बहुत बड़ा रिपब्लिकन पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिलेगा, चाहे कुछ भी अब हो, जो हमारे मिड टर्म्स आएंगे उसमें बहुत बड़ा झटका पड़ेगा। एंड आई थिंक ट्रम्प शायद हिस्ट्री में एक सबसे मैं बोलूंगा कि सेल्फ सर्विंग और सबसे आई वुड से डैमेजिंग प्रेसिडेंट के नाम पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सिर्फ अमेरिका को नहीं डैमेज किया है, अमेरिका को आइसोलेट कर दिया है, दुनिया की अर्थव्यवस्था का विनाश किया है। तो और अब वही वो वही जीसीसी सवाल में इतना बुरी है तरह फंस रवि जी, चुके वही हैं। सवाल है। प्रोजेक्ट फ्रीडम दुनिया के लिए या फिर अमेरिका के लिए? फ्रीडम किसको चाहिए आज की तारीख में? मैं बोलूंगा कि फ्रीडम जो है ना, विवेक, वो सिर्फ, विवेक जी, वो फ्रीडम जो है वो ट्रम्प अपनी पार्टी के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। सारी इन्वेस्टर कम्युनिटी परेशान हो चुकी है, कभी मार्केट ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, और सबको पता है कि क्या हो रहा है। तो पीपल आर नॉट स्टूपिड। अब एक जो अमेरिका के साथ जो होगा, जैसे ये सेटल होगा, एक बहुत बड़ा रिसेशन जो है ना वो क्लॉकिंग हो रहा है। अभी जो गैस प्राइसेस है 4.10 है, ये कोविड के टाइम थी प्राइसेस, राइट? बाइडेन के टाइम 4.10 हो गया था, और सैन फ्रांसिस्को एरिया में 7 पे पहुंच गया है बैरल। तो ये जो सारे इंडिया उनका सीधा जो है, अभी सप्लाई चेन में खाना नहीं आना आएगा, बाकी चीजें नहीं आएंगी, अभी तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। और आज तो जो भी एक एक जो मिसाइल बाय द वे जो अटैक हुई अभी 15 मिनट पहले, एक तो वो फर्टिलाइजर प्लांट में गिरा है, उसकी तो रिपोर्ट आ गई है, वेरीफाई भी हो गया। तो ये ईरान जो कर रहा है, तो आप एक तरीके से सोचना पड़ता है कि ईरान चाहता है, हमने बात भी की थी कि ईरान को भी चाहिए कि उनकी अर्थव्यवस्था उनकी बहुत खराब हो गई है। अब ईरान जो है उसको उस पर चाइना प्रेशर डाल रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आपको उसको और कॉम्प्लिकेट करना है। अब लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमेशा मैं देखता हूँ, कि शी जिनपिंग और ट्रम्प की जो 14 मई को मीटिंग होनी थी, वो क्या होगी या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें ये मान ये राइट चाइना कि वाला एंगल बड़ा चाइना के दिलचस्प है रवि रवि जी। ये चाइना वाला एंगल मैं आपसे समझूंगा कि चाइना क्यों प्रेशराइज कर रहा है ईरान को, क्या चाहता है वो, इस पर मैं आऊं, लेकिन संजीव जी से रिएक्शन चाहूंगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम किसके लिए? मानवता को कौन बचा रहा है? इंसानियत को कौन बचा रहा है, या संकट में किसने डाला? संजीव जी। देखिए, जो वॉरिंग साइट्स हैं वो अपने अपने हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए अनेक तरीके के इस तरीके की स्लोगनेरिंग करती हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम हो या एपिक फ्यूरी हो या रोरिंग लायन हो, ईरान का भी इसी तरीके का एक कोई कैंपेन है। तो जाहिर है कि ये जो
वॉरिंग साइड्स की तरफ से अनेक तरीके की जो पॉस्चरिंग की जाती है, उसमें रिटोरिकल जो शब्दों का इस्तेमाल करना ये किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये मानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई भी जो राष्ट्र होता है वो अल्ट्रुइस्टिक नहीं होता, वो स्वार्थपरकता सभी में होती है और वो अपने अपने हितों को पहले प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य इस बात को कहना चाहता हूँ कि अपने अपने राष्ट्र के हित तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसको कि हम ग्लोबल कॉमन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो पूरा इंटरनेशनल वाटर है, वो एक ग्लोबल कॉमन से संबंधित एरिया है। और उस इंटरनेशनल वाटर्स पर जाहिर है कि पूरे विश्व की बड़ी निर्भरता है। और वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं, स्वयं ईरान की बड़ी निर्भरता है, हमारे अपने राष्ट्र भारत की बड़ी निर्भरता है, यूरोप के राष्ट्र हैं, ईस्ट एशिया के राष्ट्र हैं और अमेरिका की भी कहीं ना कहीं निर्भरता है। भले डोनाल्ड ट्रंप कहे कि हम वहां से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका भी प्रेशर में है, उसके भी जो है शेयर मार्केट्स हों, उसके भी जो विश्व में उसका जो भी व्यापार तंत्र होता है उसके ऊपर इसका खराब असर पड़ता है जब ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्टेड होती है। तो ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना ये सभी के लिए एक इम्पेरेटिव है। और मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अवश्य राष्ट्रों के बीच में सहमति बन सकती है, इस बात की संभावना दिखाई देती है। और अभी कोई ये जो पॉस्चरिंग है वो जरूर वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो ब्लॉकेड, काउंटर ब्लॉकेड, अटैक, काउंटर अटैक बहुत लंबे समय तक की स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कर नहीं पाएंगे। और यदि उन्होंने इसको ऐसा करने की ऐसा पॉस्चरिंग को लगातार वो करते रहे तो वो जाहिर है कि वो फिर से किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है। और जैसा कि आपने कहा कि वहां पर ब्लड शेड भी हो सकता है, ब्लड बाथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सभी राष्ट्रों के हित में है और एक विन विन सिचुएशन यही है कि इस पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नॉर्मलाइजेशन किया जाए, वहां पर ब्लॉकेड हटाया जाए। और ये ईरान भी काफी दबाव में, ईरान की अपनी इकॉनमी बहुत ज्यादा प्रेशर में है और ईरान यदि वहां के अब्बास अरागची कभी मॉस्को पहुंच जाते हैं, कभी मस्कट पहुंच जाते हैं, कभी इस्लामाबाद में संभावना है अभी भी तलाश रहे हैं, जबकि सारी निराशाएं वहां से लगी है हाथ में, उसके बावजूद ये दिखाता है कि ईरान की इस्लामिक रिजीम भी दबाव में है। वो चाहती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ये जो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड है वो हटे और अमेरिका चाहता है कि पहले ईरान इसको हटाए। तो ये देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये सस्टेनेबल नहीं है और इंटरनेशनल वाटर्स, ग्लोबल कॉमन्स में इस तरीके का डिस्ट्रप्शन पैदा करना पूरे विश्व के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, जैसा कि मैंने बार बार कहा है। और इसके बारे में सभी राष्ट्रों को, सारे वॉरिंग साइट्स को और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरह से ब्लॉक करके रखना अनएक्सेप्टेबल है, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसको खोलना नितांत आवश्यक है और नहीं तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था बड़े संकट में पड़ जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो अमेरिका किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा, तो आखिर ये असली कल्प्रिट कौन है फिर? अब इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। सोढ़ी सर का रिएक्शन चाहेंगे, फिर मैं लौट रहा हूं सोढ़ी सर और रिजी जी के पास, फिर वापस गेस्ट के पास लौटूंगा। सोढ़ी सर। जय हिंद विवेक जी। जय सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अमेरिकी सेना में हर अफसर के लिए 2 किताबें पढ़नी अनिवार्य होती हैं, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी और पावर ऑफ ज्योग्राफी, जो टिम मार्शल ने लिखी है। तभी कोई भी अमेरिका सेना का जनरल ने कभी अपने राष्ट्रपति को सलाह नहीं दी है ईरान पे हमला करने की। 12 फरवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी ईरान युद्ध को लेकर, तब भी अमेरिका के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन के ने कहा था अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, अन्यथा अमेरिका के लिए घातक होगा। लेकिन ट्रंप ने सुनी नहीं और ये युद्ध हो गया। और हमने देखा किस तरह से ईरान ने, बेशक ईरान आर्थिक और सैनिक तौर पे कमजोर था, लेकिन उसने इजराइल और अमेरिकी सेना को इतनी मात पहुंचाई कि यह युद्ध इनको 8 अप्रैल सुबेरे 4 बजे ईरान टाइम पे समाप्त करना पड़ा। जहां तक नेवल ब्लॉकेड की बात है विवेक जी, ये नेवल ब्लॉकेड तो पहले दिन से ही विफल होना था, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड करने के लिए 2 चीजें अनिवार्य होती हैं। पहला, जिस देश पे आप कर रहे हो या तो वो द्वीप हो तब तो सफल हो जाएगा, या अगर वो देश है जिसके आसपास उसके नेबर्स हैं तो उस देश के अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनी होनी चाहिए। दूसरा, नेवल ब्लॉकेड तब सक्सेसफुल होता है जब ग्राउंड इन्वेजन होता है फाइनली। पहले दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी का नेवल ब्लॉकेड किया, लेकिन तब भी पहला विश्व युद्ध 4 साल चला, दूसरा विश्व युद्ध 6 साल चला और अंत में ब्रिटेन और एलाइड फोर्सेस को जर्मनी पे ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ा, जो ईरान पे अमेरिका नहीं कर सकता है। तभी अमेरिकी जनरल शुरू से ही
ईरान पे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कभी बातचीत नहीं होती थी उसे ब्लॉकेड करने की। जहां तक बात है ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, मिसाइल फायर हुई हैं, मेरे को लगता है कि अगर ऐसे हुआ होता तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये मौका छोड़ते ईरान पे हमला करने का। और अगर ये हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये मौका छोड़ा है तो साफ दिखाता है कि ट्रंप किस तरह से पूरी तरह पराजय हो चुके हैं, कि अब उनमें हिम्मत और हिमाकत नहीं है ईरान पे दोबारा हमला करने की। तो ये बयानबाजी, ये ट्वीटबाजी सब अच्छी लगती हैं जब तक इंसान युद्ध में ना हो या युद्ध जैसी स्थिति में ना हो। आप ये कह रहे क्या अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है? नहीं, आप ये कह रहे हैं अमेरिका के पास इतनी ताकत नहीं है? विवेक जी, अमेरिका के पास बेशक ताकत हो, लेकिन ईरान ने अमेरिका इजराइल को मात दी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान भी यही सोच रहा था कि वो महाबली है, और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के अंदर सरेंडर। तो कहीं ऐसा तो कुछ हम नहीं देखने जा रहे हैं यहां पर। देखिए, एक इंसान को जब अपने आप को साबित करना होता है तो फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता नहीं करता है, वो रिजल्ट की परवाह नहीं करता है। डोनाल्ड ट्रंप शायद दोबारा राष्ट्रपति बने भी ना, लेकिन वो अमेरिकी राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनको सिक्योरिटी वैसे ही मिलती रहेगी और अमेरिका में वो सेफ हैं। लेकिन अपनी नाक और अमेरिका की नाक बचाने के लिए वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, जैसा कि संजीव जी कह रहे हैं। तो ईरान वाकई एक बड़े खतरे में है। क्या इस बात को हम दरकिनार कर सकते हैं? विवेक जी, अमेरिका परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल कर सकता जैसे उसने 1945 में किया था। तब वो इकलौता देश था जिसके पास परमाणु हथियार थे। चीन ने ऑलरेडी चेतावनी दे दी है कि ईरान पे परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल होंगे। तो जहां तक ये ट्रंप की बात है, ये सिर्फ बयानबाजी है। आप कह रहे हैं क्या ये बात सही नहीं है कि सेंटकॉम में इस बात को लेकर बहस हुई थी? जो कंट्रोल रूम है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप और ब्रैड कूपर के बीच बहस हो गई थी कि भाई परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, टैक्टिकल वेपन यूज करेंगे, छोटा यूज करेंगे, लेकिन एक बार में काम तमाम करेंगे। और उसके बाद बहुत गुस्से में थे और फिर उनको रूम से बाहर लाया गया था। ये सारी खबरें भी तो चली हैं। और अगर मान लें कि भाई 100% सच्ची नहीं है तो कुछ इसमें सच्चाई है 50-60% की। कहीं तो कहीं न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की चर्चा हुई अमेरिका में पेंटागन में मीटिंग के दरमियान या फिर व्हाइट हाउस में मीटिंग के दरमियान रक्षा अधिकारियों के साथ। विवेक जी, 28 मार्च से ये परमाणु हथियार की बात शुरू हुई और रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने मुहिम चलाई है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पे परमाणु हथियार इस्तेमाल करते हैं तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस 25th अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटा देंगे कि वो मानसिक हालत पे खराब है। यही तो कारण है कि जब 7 अप्रैल को शाम को ट्रंप ने ट्वीट किया कि आज सभ्यता का आखिरी रात है, क़यामत की रात है। 8 अप्रैल जब हम सो के उठे तो हमें लगा, हम भागे टीवी चैनल ऑन किया, हमें लगा कि अब तक ईरान पे 5 परमाणु बम दाग दिए होंगे। पूरी दुनिया अचंभित रह गई कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो युद्ध विराम कर दिया। युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप ने इसलिए किया क्योंकि उसके पद पे अब तलवार आ गई थी, उपराष्ट्रपति पे दबाव था। रिपब्लिकन पार्टी कभी भी ये चीज नहीं होने देगी। अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही रास्ता है इस युद्ध से सफल होकर निकलने का, वो है परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना। लेकिन ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ये परमाणु हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं करेगी ईरान पे। अदनान रिजवी साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, विवेक जी, सिचुएशन को ईरान भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अब आपको कम से कम बीच का रास्ता तो कुछ निकालना होगा ना, पूरी दुनिया परेशान हो रही है। जी विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपको और सारे पैनलिस्ट को सलाम अर्ज़ है और बहुत अच्छा लग रहा है काफी दिनों बाद आपके शो पर आकर। सबसे पहले विवेक जी, आप ये देखें कि जी 12 दिन की जंग के बाद विवेक जी, जब ईरान ने आखिरी हमला कतर के एयरबेस जो अमेरिका का था उस पर किया, अल उदैद पर, और सीज फायर हुआ और फिर ईरान पर हमला हुआ, तो ईरान ये समझ गया था, और ये हमने आपके शो पे कई बार कहा है, ईरान ने साफ ऐलान किया कि हम इस वक्त की जो जंग लड़ाई कर रहे हैं ये हम सीज फायर की लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम एंड ऑफ द वॉर की लड़ाई कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द वॉर के लिए ईरान के पास कोई ऐसा हथियार होना जरूरी था कि जो अमेरिका को मुसलसल ऐसे तरह पर मजबूर करे कि वो पीछे हटे और दोबारा हमला करने की सोचे ना। तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा दलदल बन चुका है ट्रंप के लिए कि जितना ज्यादा वो इस दलदल में घुसते जाएंगे उतना धंसते जाएंगे। और जो आपकी बात है कि क्यों ईरान जो है वो नहीं चाह रहा है, आप देखें पिछले 60 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, ईरान के अंदर एक भी किस्म की किसी भी तरह की बौखलाहट या किसी भी तरह का कोई दो राय और दो मत नहीं है। ईरान ने साफ ये बयान किया है कि अब भाई आपने अल उदैद को फिर फोड़ा है।
कल ही की बात है, आपने फिर आज 2 मिसाइल अमेरिकी युद्धपोत पर दागे हैं। रवि बता रहे हैं अभी 4 मिसाइल और दागे गए, कुछ फर्टिलाइजर्स के फैक्ट्री पर गिरे हैं, एक समंदर में गिरा है। आप कह रहे हैं कि ईरान परेशान नहीं है। ईरान परेशान नहीं है तो फिर ये हमले इनिशिएट क्यों कर रहा है? हमने बिल्कुल ये नहीं कहा विवेक जी कि ईरान परेशान नहीं है। बिल्कुल ईरान परेशान है, ईरान का नुकसान भी हो रहा है, ईरान के यहाँ शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन ईरान जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। आपने अगर गौर किया हो कि जब ट्रंप ने प्रोजेक्टर फ्रीडम का आगाज किया तो फौरन ही आकर ये बयान दिया ईरान की तरफ से कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, अगर इस पर हमने रास्ता मुअय्यन कर दिया है, हमने जो है ये कह दिया है कि अगर कोई भी हमसे बगैर पूछे यहाँ से जाएगा तो हम जो है उसको निशाना बनाएंगे। तो फौरन ही क्या देखते हैं हम कि जो है अमेरिका अपना वॉरशिप लेके चला आता है और दुबई बगैर पूछे जाने की कोशिश करता है। तो ईरान ने जब ये साफ कह दिया है कि हमारे अमेरिका यहाँ से वॉरशिप लेके ना गुजरे या जितने भी लोग हैं वो हमसे पूछ कर निकले, तो अब जो भी बगैर पूछे निकलेंगे तो वो हमले के लिए तो आप ये तैयार कह रहे है। हैं अमेरिकी युद्धपोत दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन पर अटैक हुआ? दुबई, जी जी बिल्कुल। आप अगर न्यूज फॉलो करें और हमारे जो यूएसए से लाइव हमारे पैनलिस्ट हैं वो इस बात पे गौर करें कि जब वॉरशिप अमेरिका ये कह रहा है हम रेगुलर पेट्रोल कर रहे थे इस इलाके में। जी जी, तो अब ईरान को तो हक है हमले का ना। ईरान तो इसी बात का ब्लॉकेट हटवाना चाह रहा है। ईरान तो कह रहा है कि अगर वो इस इलाके में जो हमने रास्ते मुअय्यन किए हैं, अगर यहाँ पर अमेरिका आएगा तो हम हमला करेंगे। तो गलती अमेरिका की है। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है। यहाँ पर जो भी शिप आएंगी वो ईरान से पूछ कर आएंगी। अब अमेरिका जो ब्लॉकेट किए हुए है वो इलीगल है। अमेरिका अगर मैंने ये बात और कह दी यहाँ पर आखिरी बात कि ईरान ने पहली बात तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं किया है, उसको अपने कंट्रोल में लिया है। ब्लॉकेट अमेरिका की तरफ से है, तो अगर वो कंट्रोल कर रहा है और अमेरिका के ब्लॉकेट कर रहा है तो पहले अमेरिका को ब्लॉकेट हटाना पड़ेगा। ये शर्त थी, सीज फायर की शर्तों में से शर्त ये थी कि ब्लॉकेट हटने चाहिए। जब तक ब्लॉकेट रहेंगे ईरान पर एलिगेशन बजाय अमेरिका इस पर बोल दे सवाल है कि जब तक ब्लॉकेट रहेगा सीज फायर को सीज फायर नहीं माना जाएगा। एक लाइन की बात है। संजीव जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं कुलकर्णी सर आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, तो इन्होंने अभी कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये तथ्यों के साथ खिलवाड़ करना, गोल पोस्ट बदलना इसी को कहते हैं। और ये ईरान ये कर सकता है, आप ये नहीं कर सकते। आप होते कौन है वहां पर ब्लॉकेट लगाने वाले? जो अनक्लॉज के जो नियम है, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, वहां पर आप बिल्कुल आप इस तरीके की छेड़खानी नहीं कर सकते। वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल वाटर है और वहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट, अनइम्पीडेड कॉमर्स की सभी को स्वतंत्रता है। और इस तरीके का ब्लॉकेड यदि ईरान लगाएगा तो स्टेट ऑफ मलक्का में हम भी लगा सकते हैं कल को ब्लॉकेड। वहां पर सिंगापुर, इंडोनेशिया सब बैठे हुए हैं। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में कोई लगा सकता है। साउथ चाइना सी में चाइना इसी तरीके की गतिविधियां कर सकता है। ताइवान स्टेट भी है और ऐसे दुनिया में अनेक स्टेट्स हैं कि जहां पर ब्लॉकेड लग जाएगा और टोल टैक्स वसूले जाएंगे और उसके बाद पूरी दुनिया का जो ऑर्डर है, जो मैरीटाइम ऑर्डर है, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तेल के दाम वैसे ही दुगने हो जाएंगे। आप टोल टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं, फिरौती वसूलने की बात कर रहे हैं और इस तरीके का जो मनमाना रवैया जो ईरान की इस्लामिक रिजीम दिखा रही है वो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है और बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वायलेशन है। और ये बात आप कभी भी मत कहिए कि ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। और देखिए इस तरीके का जो अगर ईरान की इस्लामिक रिजीम दर्शाएगी तो मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं फिर बहुत ज्यादा घातक होंगे। और जहां तक ईरान की आंतरिक स्थितियों की बात है, ईरान में बहुत सारी खबरें सामने आती हैं। जी, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि संजीव जी को इस बात का मैं बता दूं, जिस कानून की वो दुहाई दे रहे हैं उस कानून में इंटरनेशनल वाटर और इंटरनेशनल वे ऑफ वाटर में जमीन आसमान का फर्क है। ईरान कभी भी कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ है कि ये इंटरनेशनल वाटर है, वे ऑफ वाटर है। और जहां तक बात आपने कहा है ब्लॉकेट की, ईरान ने ब्लॉकेट नहीं किया, ईरान ने अपने कंट्रोल में किया है। 10,000 किलोमीटर के फासले से आकर अमेरिका ने ब्लॉकेट किया है। मनमाने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और गोल पोस्ट बदलेंगे, कभी ऐसा कभी वैसा, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे कैसे होगा? जो फैक्ट है उसके आधार पर बात कीजिए, वो इंटरनेशनल वाटर है। मैंने आपकी बात जो है खामोशी से सुनी है। मैंने आपकी बात, जी आप बहुत मेरे उम्र में बड़े हैं, आप भी मेरी बात सुने, हमने आपकी बात सुनी है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ जिनकी आपने मिसालें दी हैं, चाहे स्टेट ऑफ मलक्का की आपने मिसाल दी हो या आपने जो जितने भी आप नाम ले रहे हैं ना,
तमाम जगहों से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह से पैसे लिए जाते हैं। ईरान ने ये नहीं कहा कि मैं बंद कर रहा हूँ, ईरान सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकता है कि नहीं ले सकता है। क्या अंतर है सुएज कैनाल में और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में? क्या अंतर है, जरा बताएंगे मेरे को आप, क्या अंतर है? स्टेट ऑफ मलक्का बिल्कुल आपके मैं बता दूं कि जो है नेचुरल पॉइंट ऑफ जी जी, आप मुझसे ये सुनना चाह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज नेचुरल है और जो है मलक्का और ये तमाम चीजें जो है मैन मेड है। तो आपके सामने कई ऐसे मिसालें, चाहे वो टर्की का हो, स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, ये मैन मेड है। जी जी, अच्छा, और जो मैन मेड नहीं है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है नेचुरली बिल्ट पॉइंट है, ये ईश्वर ने बनाया है, खुदा ने बनाया है, और वहां पे आप अच्छा, तो फिर जो तो मैं आपको याद दिला दूं सर, संजीव जी, मैं आपको संजीव जी, मैं आपको बड़े अदब से बता दूं, आप जाकर आज चैट जीपीटी से पूछिएगा और सर्च कीजिएगा कि इस दुनिया में कितने नॉन मैन मेड कितने स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कितने स्टेट हैं जहां पर पैसे वसूल किए जाते हैं। चाहे वो मलक्का वाले हो, ये मैन मेड नहीं है, चाहे वो टर्की वाला हो, मैन मेड नहीं है। इस तरह के 3-4 नॉन मैन नेचुरल है। आप सही गलत सही, कौन सही कौन गलत, कौन आया कौन गया, किसने पहले शुरुआत की, किसने पहल की? कुलकर्णी सर, मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। मैं पिछले 100 दिन से लगातार इस पर डिबेट कर रहा हूं और आपको जानकर हैरानी होगी कि नवंबर 2025 में मैंने कहा था कि फरवरी में जाकर कुछ हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है, उसमें बाबा वेंगा की कुछ प्रेडिक्शंस का इस्तेमाल किया था मैंने, लेकिन आप देखिए, और ये बात भी मैंने प्रेडिक्ट की थी, आप लोग भी भली भांति जानते होंगे, मैंने ये भी कहा था कि अगर मिडल ईस्ट में एक भी गोली फायर करता है अमेरिका या ईरान पर फायर करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे, पूरा मिडल ईस्ट जलेगा। और ये भी तकरीबन 5-6 महीने पुरानी बात है। लगभग 100 से ज्यादा दिन से डिबेट कर रहा हूं मैं, आज तक इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ हूं कि यहां किसको सही माना जाए और किसको गलत माना जाए। विवेक जी, 2-3 बातें हैं। एक तो पहले हम न्यूक्लियर की बात कर लें। न्यूक्लियर में क्या होता है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो न्यूक्लियर कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। न्यूक्लियर से नीचे भी अपने पास उनके पास थर्मोबैरिक है, थर्मोबैरिक में पूरा ऑक्सीजन खत्म करके वो मार सकते हैं, न्यूक्लियर की जरूरत ही नहीं, तो वो इस्तेमाल नहीं करेगा। अभी तक ये तो इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो सिर्फ डेटरेंस के लिए है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दूसरे के पास नहीं है तो अमेरिका कभी भी नहीं, कोई भी देश नहीं, अमेरिका नहीं, कोई भी देश नहीं करे, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के पास नहीं है। तो उनके पास जब नहीं है तो उनके ऊपर इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं बनता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात करते हैं हम लोग 12 नॉटिकल माइल जो है, वहां से टेरिटोरियल वाटर्स है, 12-2400। तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ओवरलैपिंग आता है ओमान और ईरान के बीच में। इंटरनेशनल वाटर्स जरूर, लेकिन इंटरनेशनल स्ट्रेट है, और इंटरनेशनल स्ट्रेट होने के नाते अंकुआ जैसे श्रीवास्तव जी बता रहे थे, सुएज कैनाल मैन मेड है, पनामा मैन मेड है, इसलिए वहां पर $8 बिलियन इजिप्ट कमाता है सुएज कैनाल से। वैसे ही पनामा कैनाल से चीन कमाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद अब अमेरिका ने। कुलकर्णी सर, ये आसान भाषा में अगर कहें तो ये वैसे ही है जैसे एक्सप्रेसवे से गुजरने के लिए आपसे टोल लिया जाता है। सरकार करोड़ों करोड़ खर्च करके एक्सप्रेसवे बना देती है, फिर गाड़ियों से वसूल के उस कर्ज को भरा जाता है जो कर्ज लेकर वो सड़क बनाई गई है। राइट? नहीं विवेक जी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सुएज कैनाल के लिए लागू है, वो पनामा कैनाल के लिए लागू है, लेकिन मलाका के लिए या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए वो लागू नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मैन मेड नहीं, ये नेचुरल है, नेचुरल वाटर दीज आर नेचुरल, और इसीलिए इसको अनक्लॉज के द्वारा इनको इंटरनेशनल स्टेट कहा जाता है। और इंटरनेशनल स्टेट में जैसे आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करें, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लागू है और इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन यूएन का चार्टर सर ये भी तो कहता है कि आपकी बाउंड्री से लगा हुआ जो 100 माइल्स का एरिया है वो आपकी वाटर टेरिटरी में आएगा। नहीं, बिल्कुल टेरिटोरियल जो वाटर्स बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स, और 200 नॉटिकल माइल्स से बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो जहां तक 12 नॉटिकल माइल्स का आता है, जरूर ईरान का अपना टेरिटोरियल वाटर्स है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये इंटरनेशनल स्ट्रेट होने के नाते हम लोगों को, जो सबको, लेकिन इसको वेपनाइज ईरान ने क्यों किया है? ईरान ने वेपनाइज इसलिए किया है कि ईरान को आज परेशानी हो रही है और ईरान की कोई सुन नहीं रहा है, तो ईरान के पास अब कोई चारा नहीं है, इसलिए उसको वेपनाइज ईरान करने की कोशिश कर रहा है। और अमेरिका उसको बार बार प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो कर रहा है।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कहता है कि जो उन्होंने शर्तें रखी है कि आप मेरे से जितने मेरे फ्रोजन अकाउंट्स है उसको निकालो, लड़ाई जो है कभी भी नहीं होनी चाहिए, आप अपने को गारंटीज दो, तो जो उनके जो कारण है इसके लिए उसने वेपनाइज किया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हैज बीन वेपनाइज्ड बाय ईरान फॉर देयर कंसर्न। उनके कंसर्न्स को जब आप एड्रेस करेंगे तो वो वेपनाइज नहीं करेगा। अभी भी 9 अप्रैल को क्या हुआ, उन्होंने कहा स्टेट ऑफ होर्मुज खुला है, पर जैसे ही नाकेबंदी हुई स्टेट ऑफ होर्मुज की आउटवर्डली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने इसको किया है तो ये सीज फायर ही नहीं, तो हम इसको वेपनाइज करेंगे और आगे जाने नहीं देंगे। अभी भी अगर देखा जाए तो ओमान से जो, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल जो ओमान की शोर से जो है, ओमान के टेरिटोरियल वाटर है, वहां से तो कोई भी गुजर सकता है। और इसलिए बार बार ये जिस प्रकार से 3 किलोमीटर जो बीच वाला इलाका है वो बिल्कुल खाली है, जिससे कि जो शिप का एक दूसरे से टक्कर ना करे। तो ये इंटरनेशनल थिंग, लेकिन इसको जो है आज की तारीख में सवाल ये है कि इसको कैसे सुलझाया जाए। सुलझने की बात है, बनस्पत हम ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो ये सुलझेगा नहीं, उलझने की कोशिश उलझने का मैटर ज्यादा दिख रहा है, और जिस तरह से ईरान ने अटैक शुरू किए हैं उससे जो प्रॉब्लम्स है वो और बढ़ सकती हैं। रवि जी, आपको क्या लगता है? देखिए, आई थिंक ईरान जो है ना अभी एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल एक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जब चीज़ें शांत हो रही हैं तो आपको चीज़ को ठंडा करना चाहिए। तो अभी जो उनने किया है वो काफ़ी अनएक्सेप्टेबल है। उसमें अमेरिका दोबारा बोलेगा कि हम तो इसको पीस में ला रहे थे, अब ईरान ने अटैक कर दिया, राइट? ये तो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा, और ईरान की खुद की अभी इन्फ्लेशन अगर आपको पता है, जो मुझे पता लग रही है, क्योंकि डेटा तो आ नहीं रहा है, तो क्योंकि मतलब अभी इस भी जो सारा अमेरिकी इंटरनेट नेवल ब्लॉकेड है वो डेफिनेटली इंपैक्ट कर रहा है, इनको परेशान कर रहा है, और वो वॉर से ज्यादा परेशान कर रहा है। हाँ, और वो सिर्फ ब्लॉकेट में एक और बात भी है ना कि जो आपने चाइना वाला पॉइंट है, तो ज्यादा ब्लॉकेट में सबसे ज्यादा चाइना इम्पैक्ट हो रहा है। और तो चाइना चाइना क्या यहाँ पे प्रेशर कौन कह बना रहा रहा है है ईरान कि पर, वो जरा बताएंगे। देखिए, ईरान पे बेसिकली जो प्रेशर जो ईरान पे बना हुआ है वो क्योंकि वो कह रहा है कि हमको जो है नॉर्मलसी लाओ ताकि हमारा जो फ्लो है। देखिए, चाइना में प्रोडक्शन बहुत होती है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है ऑयल एंड गैस की। और एग्जैक्टली। चाइना को सबसे लगता है कि अगर हमारी फैक्ट्रीज रुक गई तो चाइना को बहुत ज्यादा डर रहता है कि उनके साथ एक रेवोल्यूशन हो जाएगी, जो हमेशा वो पॉलिटिकल सिस्टम को थ्रेट में लगता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हमेशा जो रजीम है, हम वहां पे भी ज्यादा हमेशा वर्कर्स अगर आ गए स्ट्रीट्स पे तो क्या होगा, राइट? सो आई थिंक चाइना जो है उसमें अभी तक जो था, चाइना भी अपने पीछे से पूरा गेम खेल रहा है, ईरान को बीच बीच में फंसा के। और यहाँ पे इसराइल जो है यूएस को लेके गेम खेल रहा है, और यहाँ पे जीसीसी वाले फंस चुके हैं। पर जैसे सर ने बोला, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। देखिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया, वो लोगों को समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा एक टग ऑफ वॉर है। दूसरा जो है ईरान, अब जो यूरेनियम इनरिचमेंट की जो बात हो रही थी, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी ही नहीं अफोर्ड कर सकती कभी कि ईरान कभी भी अगर वो पॉजिटिव भी लेना चाहे इनरिचमेंट, उसे ट्रस्ट कौन करेगा? जितना भी सपोर्ट था, मुझे लग रहा है ईरान ने पिछले 2 महीने में पूरा जो है सपोर्ट बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में उसको हटा दिया। जितना भी मिल भी रहा था कि शायद कर लेंगे, अब कौन ट्रस्ट करेगा यार? मतलब कि ईरान में कि कभी क्या हो जाए, तो दिस विल रियली चेंज। और तीसरी बात जो है, अगर ईरान जो कहता है कि मैं अगर बनाऊं, तो सऊदी कह रहा हम बेवकूफ है जो हमारे पास इतने टाइम से हम लोग आपको अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, आपने पाकिस्तान में बना दिया और हम यहाँ पे बैठे रहे। तो बहुत अब जो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। और ईरान के लिए तो अभी और भी, ईरान को ये जैसे अभी सर ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि ईरान की खुद की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते। 60% चल रही है, 70% चल रही है इन्फ्लेशन। और अब जब पानी भी नहीं, मैं तो वाटर टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, अब पानी भी नहीं होगा तो ईरान आगे से जाएगा कहाँ? अभी तो गर्मियां आ रही है, राइट? मई जून जुलाई, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जो है ईरान को खींचना नहीं चाहिए। अब ये मेरे को जो रिपोर्ट आई है, जो मैं एक और जगह कहीं बोल रहा था, कि वो कह रहे हैं कि ईरान में भी फ्रैक्शंस हो गए हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई और पार्टी पीस की तरफ जाती है, तो वो चाहते हैं कि पीस हो, पर कोई और आ जाता है उठ के, कहता है कि अभी तो कोई लीडरशिप तो क्लियर नहीं है ना, लीडरशिप क्या है? अब मतलब ये सर बताएंगे कि अभी ईरान की लीडरशिप है कौन, कौन फाइनल डिसीजंस ले रहा है, राइट? तो इसमें अब दोबारा ट्रम्प जो है उसके पास दोबारा कार्ड पहुंच जाता है, बॉल इज ऑन हिज कोर्ट। अब लोगों को बोलेंगे, देखो मैं तो 8 अप्रैल के बाद मैं ट्राई कर रहा था पीस लाने के लिए, अब यहाँ पे दोबारा शुरू कर दिया है।
हाँ। अभी जो हुआ, अभी तो मैंने अभी फॉलो नहीं किया पिछले एक घंटे में क्या हुआ यूएई में, पर एवरी मिनट दे वर गेट, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनका सबका मुझे मैसेज आ रहा है कि अलर्ट्स आ रहे हैं, अलर्ट्स आ रहे हैं। अब क्या होगा? अभी धाबी में, अभी दुबई के बाद अबू धाबी में अलर्ट्स अभी शुरू हुए हैं, और क्या डिफेंस मतलब ने है इन सब चीजों स्टेटमेंट का? दी है। क्या मतलब है सैयद अली अदनान रिजवी साहब, क्या मतलब है इन चीज़ों का? जब आप बातचीत के टेबल पर हैं, जब हमले नहीं हो रहे हैं, ना अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं, ना इजराइल की तरफ से हो रहे हैं, जब शांति बनी हुई है, तो फिर आप उकसावे की हरकत कर रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है? जी विवेक जी, सबसे पहले तो मैं इस बात को यहाँ पर कह दूं, और ये कोई ऑथेंटिक बात है, चूंकि ऑथेंटिक चैनल है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 3 नेचुरल वाटर गिनाना चाहूंगा जहां से बाकायदा टैक्स वसूल किए जाते हैं। टर्की का बोस्फोरस जो है, स्टेट ऑफ बोस्फोरस वाटरवे है, वहां से टर्की पूरे साल में $227 मिलियन जो है वहां से टैक्स वसूल करता है। इसी तरह से आपका स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ से भी पैसे वसूल किए जाते हैं। ये सब नेचुरल है। इनमें से एक और भी टर्की में 2 है। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जो हम लोग ये कहते हैं कि मैन मेड, नॉन मैन मेड, नेचुरल वाटरवेज है जहां से ठीक है, पैसे वो वसूल किए बात जाते हैं। चलिए, मैंने आपकी मान भी ली, तो दूसरी बात। वो बात मैं आपकी मान भी लेता हूं। तो फिर मैं कह रहा हूं कि वापस आप क्यों उकसावे वाली हरकत कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात, क्यों आपका आप सवाल बहुत पॉइंट अच्छा दे है। रहे हैं दुनिया को कि आपने दोबारा से इस जंग को छेड़ने की कोशिश की अमेरिका के साथ? यही मैं बस यही मैं कहना चाहूंगा कि रवि सर ने जो ये बात कही कि ईरान इररेलेवेंट जो जंग शुरू कर रहा है, शायद सर की फ्लाइट कैंसिल हुई है इसलिए इनको तकलीफ है, वरना आप देखिए जब ईरान ने आकर ये साफ कहा है कि हमारा नहीं, सर को रिफंड आ जाएगा, सर को प्रॉब्लम नहीं है। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग कर लेंगे और सर को कंप्लीट 100% का रिफंड मिल जाएगा। इतने समझदार तो है रवि सर, मैं उन पर इतना ट्रस्ट कर सकता हूं। तो उनको इस बात से कोई परेशानी नहीं कि उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया। बाकी का काम वो वीडियो कॉल के जरिए, कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए कर लेंगे। विवेक जी, आप क्यों परेशान है? मतलब ईरान क्यों परेशान है? ईरान पर या तो मुझे लगता है कि रिजवी साहब मास्टर स्ट्रोक चल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर डोनाल्ड ट्रंप डे 1 से अगर यहां ब्लॉकेड लेकर बैठे होते तो मुझे नहीं लगता उनको $30-40 बिलियन के हथियार फूकने पड़ते, और उनका काम ऐसे ही होता। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली हिसाब किताब हो जाता। हमने खुद देख ली कि ब्लॉकेट की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो इस वक्त जो तेल की कीमतें खुद अमेरिका के अंदर बढ़ी हुई हैं वो हमारे सामने है। मैं बस जवाब देना चाहता हूं कि जो ईरान ने जो अभी हमला किया है, चाहे वो ईरान वॉरशिप पर हमला किया हो या यूएई पर, इस वक्त आप देखिए जब से सीज फायर का दौरान, ये जो 1 महीना सीज फायर के गुजरे हैं, 20 दिन 25 दिन, इस दौरान में कितने ज्यादा आप खुद गौर करिए कि आमदोरफ्त हुई है अमेरिका से यूएई की तरफ, कितने ज्यादा मिलिट्री फोर्सेस आई हैं। अगर आप सीज फायर किए हुए, सीज फायर का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल हर तरह से खामोशी, आप किसी भी तरह की हरकतें मत कीजिए, लेकिन आप अपनी फोर्सेस ला रहे हैं। मैं सोली सर से एक छोटा सोली सर से रिएक्शन, क्या वाकई सीज फायर का पालन दोनों तरफ से हो रहा है? सोली सर, निष्पक्ष आंसर क्या है? विवेक जी, एक प्रसिद्ध कहावत है, प्यार और जंग में सब जायज है। कोई भी देश कुछ भी कर सकता है जंग में, चाहे मिनाब में 165 लड़कियों को अमेरिका का मारना, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वेपनाइज करना ईरान से, प्यार और जंग में सब जायज है। जहां तक सीज फायर की बात है, ईरान ने जो आज मिसाइलें दागी हैं, एक अमेरिकी युद्धपोत पे और एक पानी के जहाज ऑयल टैंकर पे, इसलिए दागी हैं क्योंकि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पास करने की कोशिश करी थी, जिसको ईरान ने ऑलरेडी कहा है कि मेरे नियंत्रण में है। तो एक चीज हमें समझनी होगी कि अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो ईरान अपनी जगह सही है कि मेरे को आप लिखित दो कि मेरे पे जंग नहीं होगी। आप सोचिए विवेक जी, 47 साल से जिस देश पे आर्थिक वो बात ठीक है, लेकिन क्या होती है हिजबुल्लाह और हमास को वेपनाइज करना ठीक है? अगर आप उस एंगल से देखें तो अमेरिका ने पाकिस्तान पे क्यों नहीं हमला किया जब पाकिस्तान भारत में 40 साल से आतंकवाद कर रहा है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। अमेरिका ने अब तक उत्तर कोरिया पे क्यों नहीं किया हमला जब उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है, इजराइल के पास परमाणु हथियार है, अमेरिका उसको कुछ नहीं कह रहा है। देखिए, हर देश के अपने हित होते हैं, हर देश अपने लिए कुछ भी करने के लिए वो बिल्कुल लीगल है। दूसरा देश कुछ भी बोले या ना बोले, आप देखिए पाकिस्तान 40 साल से हमारे यहाँ कितने लोग मारा है, अमेरिका ने कभी पाकिस्तान देखिए ये बहस, सोली सर, मैं आपकी भावनाओं से बिल्कुल सहमति रखता हूं। ये बहस बहुत एक अंतहीन बहस है। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म वाले पेज में फंसेंगे हम, और ये फिर तय करने की कोशिश की जाएगी कौन आतंकवाद का सही इस्तेमाल कर रहा है और कौन गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस बहस को और मैं आगे ले जाना चाहता था, लेकिन समय की पाबंदी है मेरे साथ। लेकिन
फिलहाल मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, लेकिन ये बहस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी और इसमें इसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लिया बोल रहा हूँ फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।